राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 65 वर्षीय गोविंद लाल जी गांव में रहा करते थे। गोविंद लाल जी भजन कीर्तन में ढोलक बजाया करते थे। गोविंद लाल जी की मंडली थी। जब कहीं किसी जगह भजन कीर्तन या अच्छा कार्यक्रम होता था तो गोविंद लाल जी अपनी मंडली के साथ जरूर जाया करते थे। गोविंद लाल जी की भजन कीर्तन के बिना मंडली अधूरी हो जाती थी। गोविंद लाल जी की पत्नी को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे। वह गांव में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वैसे तो घर की लक्ष्मी पत्नी यह दुनिया छोड़कर चली जाए तो जीवन अधूरा हो जाता है। चाहे पति हो या पत्नी, एक अकेला कोई बस जाए तो जीवन अधूरा ही हो जाता है। लेकिन गोविंद लाल जी को अपने दोस्तों का सहारा था। वह अपनी भजन मंडली के दोस्तों के साथ अपना समय व्यतीत करते थे। इसीलिए वह अपने जीवन का किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। ये नहीं है कि उनको पैसों की कमी थी। गोविंद लाल जी सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे। रिटायर होने के बाद उन्हें अच्छी खासी फंडनी मिली थी और उन्हें अभी भी पेंशन मिल रही थी। वहीं गोविंद लाल जी का बेटा धीरज और बहू शांति शहर में रहते थे। कभी कभी गांव में आया करते, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए, जब कोई जरूरत पड़ती या कि कोई प्रोग्राम होता था। धीरज की पत्नी शांति बहुत ही अलग विचारों वाली औरत थी। उसका मन किसी चीज में भरता ही नहीं था। कहे तो वह संतोषी औरत नहीं थी। वह हर वक्त अपने पति धीरज को कहा करती थी, धीरज मुझे इस चीज की कमी है। एक दिन तो उसने धीरज को बताते हुए कहा कि देखो, मेरी सहेलियां शिमला घूमने गई हैं और तुम हो कि मुझे कभी कहीं लेकर नहीं जाते। अरे वह तो अमेरिका भी जाकर आई है और तुम हो कि इंडिया में ही कहीं नहीं लेकर जाते। तुम्हारे साथ रहकर तो हमने अपने जीवन का कोई सुख ही नहीं देखा। धीरज ने कहा, तुम कैसी बातें करती हो शांति। वह बड़े लोग हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। मैं जहाँ दूसरे की ऑफिस में नौकरी करता हूँ, वही उनकी खुद की ऑफिस है। वह तो बॉस है। उनके यहाँ कितने सारे काम करने वाले लोग हैं। वह जब चाहे जहाँ घूमे। हमें सिर्फ जरूरतें पूरी करनी होती है और उनके तो शौक पूरे होते हैं। शांति यह सुनकर मन मारकर रह गई। हमारी किस्मत ही ऐसी थी, तो क्या करें। एक मेरी किस्मत सहेली की है कि वह एक बॉस से शादी की और मैं किसी कंपनी में काम करने वाले नौकर से। मन ही मन वह सोचती रह गई। और यह बात धीरज भी समझ रहा था। लेकिन उसकी इतनी आमदनी नहीं थी कि शहर में 2 बच्चों के पढ़ाने के बाद पत्नी को अच्छी अच्छी जगह पर घुमाए, बच्चों को घुमाए और उनके शौक पूरे करे। हाँ, जरूरतें कम नहीं पड़ती थी। पत्नी और बच्चों की जरूरतें भली भांति वह पूरी करने की कोशिश करता था। एक दिन शाम को धीरज ऑफिस से लौटा। बड़ा मन उदास था उसका। आते ही सोफे में बैठ गया। शांति ने कहा, क्या हुआ, आज इतना उदास क्यों आए हो। ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हो गया है, बॉस ने डांटा है या कुछ और हो गया है। धीरज मुंह बनाते हुए बोला, अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। शांति डर गई। दोनों बच्चे भी आ गए। शांति को लगा कि धीरज की नौकरी चली गई। अब क्या होगा। जो चल रहा था वह भी गया। तभी शांति ने कहा, पहेलियां मत बुझाओ, मेरी तो जान निकलती जा रही है। आखिर क्या हुआ, बताओ तो सही। फिर धीरज ने अपने बैग में से एक लिफाफा निकाला और शांति के हाथ में पकड़ा दिया। शांति ने लिफाफा खोला और उसने पढ़ना शुरू किया तो उसमें धीरज का प्रमोशन था और उसे विदेश टूर का पैकेज विथ फैमिली। यह देखकर तो शांति चिल्ला पड़ी, अरे वाह, तुम मुझसे कितना बड़ा मजाक कर रहे। वह तो खुशी से नाचने लगी। बच्चों ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ। शांति ने लिफाफा बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया। बच्चे भी पढ़कर बहुत खुशी से नाचने लगे। अब धीरज से भी ज्यादा देर तक नाटक नहीं किया गया। अब सब कुछ पता चल गया तो उसने कहा, अब तो खुश हो ना, तुम्हारी मन की बातें पूरी हो गई। तुम कब से कह रही थी कि हमें भी घूमने जाना है। देखो, भगवान ने तुम्हारी सुन लिया और हमें कंपनी की तरफ से ही
घूमने का मौका मिल गया। दोनों बच्चे यस पापा करके हंसते हुए अपने पापा को लिपट गए और कहने लगे, आखिर जाना कब है पापा? तो धीरज ने बताया, अगले हफ्ते ही हम लोगों को यहाँ से निकलना है। लेकिन तभी नजर पड़ी वहीं पर बंधे हुए टॉमी पर। तो धीरज ने कहा, अरे यार, आखिर हम लोग चारों जब टूर पर चले जाएंगे तो हमारे कुत्ते टॉमी का क्या होगा? इसे कौन संभालेगा? अब एक बार फिर से सबके मन में उदासी आ गई। सब सोच ही रहे थे कि अचानक से एक बेटा बोल पड़ा, पापा, टेंशन मत लो, हम लोग टॉमी को नानी जी के घर पर छोड़ देंगे। यह सुनकर फिर से सबके चेहरे खिल गए। तो तुरंत उस बेटे ने अपने नानी जी को फोन लगा दिया। हेलो नानी जी, लो मम्मी से बात कर लो। यह कहकर उसने शांति को फोन पकड़ा दिया। शांति अपनी माँ से पूछती है, हेलो माँ, कैसी हो? शांति की माँ कहती है, बेटी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक ही चल रहा है। शांति ने कहा, माँ, हम लोग कुछ महीनों के लिए अमेरिका घूमने जा रहे हैं, घर में कोई नहीं रहेगा, इसीलिए टॉमी को आपके घर में छोड़ने वाली हूँ। यह सुनकर तो शांति की माँ बोली, नहीं बेटी, मेरे घर पर भी कोई नहीं है, तुम्हारे भैया और भाभी भी कुछ दिनों से बाहर गए हुए हैं। मेरे घुटनों और कमर में दर्द रहता है, मेरी खुद की सेवा नहीं की जा रही है, तो उस बेजुबान को मैं कैसे संभालूंगी? अच्छा ठीक है मम्मी, मैं कोई और इंतजाम करती हूँ। तो फिर शांति की माँ ने कहा, अरे सुनो, तुम अपने कुत्ते को डॉग केयर सिटी में छोड़ दो, यहीं पर है, हमारे पड़ोसी जब भी बाहर जाते हैं वहीं पर छोड़कर जाते हैं। शांति ने अपने पति से बताया कि माँ ये कह रही थी। धीरज भी गया डॉग केयर सिटी में। वह बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर बहुत कुत्ते संभालने के लिए लोग छोड़कर गए थे। वहाँ का एक दिन का किराया 1000 रुपए था। यह सुनकर तो धीरज वापस चला आया। एक दिन का 1000 रुपए, एक महीने भी रुक जाएगा तो उसका कितना खर्च हो जाएगा। इसीलिए वह वहाँ कुत्ते को छोड़ना उचित नहीं समझा। अब घर में आकर कहने लगा, टॉमी की वजह से हमें यह प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। यदि हम 1000 रुपए रोज देंगे तो वहाँ का खर्च, फिर हमें घर के लिए भी एक नौकर रखना पड़ेगा जो हमारे घर में पौधों को पानी दे, घर की देख रेख करे, सब कुछ संभाले। वैसे भी आजकल कितनी चोरियां हो रही है कॉलोनी में, ऐसे ही घर भी तो छोड़कर नहीं जा सकते। और फिर नया कोई नौकर आएगा और वह घर की रखवाली करेगा तो उसे भी कम से कम 1000 रुपए रोज का तो खर्च होगा ही। इतना कहकर धीरज फिर से उदास मन से सोफे पर बैठ गया। दोनों बच्चे भी इधर उधर बैठ गए और उदास हो गए। शांति का मन भी उदास हो गया। लेकिन जल्दी ही शांति चीख पड़ी, अरे हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा। क्यों न हम बाबूजी को गांव से यहाँ पर बुलाकर रख दे। बाबूजी टॉमी को भी संभाल लेंगे और घर की देख रेख भी कर लेंगे। हमारा दो दो खर्च बच जाएगा। यह सुनकर धीरज ने कहा, जब पहले मैं अपने पिताजी को बुलाने की बात करता तो तुम हमेशा कह देती कि मैं आजाद और यहाँ पर अपने मन से जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे किसी की गुलामी नहीं चाहिए, कोई बंधन नहीं चाहिए। अपने पिताजी को गांव में ही पड़े रहने दो, वह वहीं पर ठीक है। और आज जब तुम्हारी जरूरत पड़ी है अपने मतलब के लिए, तुम उन्हें यहाँ बुलाना चाहती हो। तुम क्या कहोगी, कैसे कहोगी उन्हें यहाँ आने को? तो शांति ने कहा, अरे, हम बाबूजी को थोड़ी ना बताएंगे कि विदेश जा रहे हैं। पहले हम उन्हें बड़े प्यार से यहाँ बुला लेंगे, उसके बाद जाने से पहले एक दिन सब कुछ समझाकर चले जाएंगे। धीरज ने कहा, यह चालाकी तुम ही कर सकती हो, यह सब मुझसे नहीं होगा। लेकिन मजबूर था। बच्चे भी उदास हो गए। पापा प्लीज बुला लो ना, दादाजी को बुला लो, नहीं तो हमारा जाना कैंसिल हो जाएगा। बच्चों का मुंह देखकर धीरज अपने पिताजी को फोन लगा दिया। गोविंद लाल जी घर पर ही सुबह चाय पीकर बैठे थे, तभी धीरज का फोन गया। हेलो बाबूजी,
कैसे हो? आपकी तबीयत कैसी है? उधर से गोविंद लाल जी बोले, बेटा ठीक हूँ। सुबह की चाय बनाकर पी लिया हूँ। दोपहर का भोजन बनाना बाकी है। देखो कैसे हाथ पैर चलता है, क्या बनाता हूँ। चूल्हा फूंकने का मन नहीं करता, परेशान हो गया हूँ। अब इधर से धीरज ने कहा, बस पापा, अब आपके खुद बनाने और खाने के दिन गए। अब आप हमारे पास आ जाओ और यहीं रहो। कितना दिन अकेले बनाते खाते रहोगे? गोविंद लाल जी ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारे साथ भी कितने दिन गुजारा होगा शहर में। मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं नहीं पापा, आपको आना ही होगा। आपके दोनों पोते भी कह रहे हैं कि दादाजी को बुला लो प्लीज। वह इस बार आपके साथ छुट्टियां बिताना चाहते हैं। आप कल सुबह ही ट्रेन पकड़कर हमारे पास आ जाओ। तभी शांति ने अपने पति से फोन छीन लिया और कहने लगी, प्रणाम पिताजी। पिताजी, आप ऐसा मना नहीं कर सकते। आखिर मैं आपकी बहू हूँ, बेटी हूँ। आपका भी हक बनता है कि अपने बहू बेटे के साथ रहें, पोते के साथ रहें। वह आपको कितना याद कर रहे हैं। छोटा वाला तो आपको याद करके रो भी रहा था कि दादाजी कभी नहीं आते। सबके घर में दादाजी हैं, उनको कहानियां सुनाते हैं, घुमाने लेकर जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे तो आपके प्यार से और आपके आशीर्वाद से वंचित ही रह गए। यह सुनकर अब गोविंद लाल जी का मन भी खुशी से भर उठा। अरे मेरे बेटे और बहू, मेरे पोते मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे इतना याद करते हैं। मैं परेशान हूँ। फालतू में अपने आप को अकेला समझता रहा। वह तुरंत हाँ बोल दिए, ठीक है बेटा, मैं कल सुबह ही तुम्हारे यहाँ आने के लिए तैयारी कर लेता हूँ। गोविंद लाल जी अपने पड़ोस में अपने दोस्तों को कह दिए कि अब मैं अपने बेटे बहू और अपने पोते के साथ जा रहा हूँ। शहर में जाकर कुछ दिन रहकर आऊंगा। तुम लोग मेरे घर का ख्याल रखना। यह कहकर वह दूसरे दिन ही वहां से चल दिए। ट्रेन में 4-5 घंटे सफर करने के बाद वह शहर पहुंच गए। उनकी बहू और बेटा दोनों पोते रेलवे स्टेशन पर ही उनके स्वागत के लिए खड़े थे। अपनी कार लेकर गए थे और गोविंद लाल जी को कार में बिठाकर घर लेकर आए। घर आते ही बहू ने उन्हें उनका खूब आदर सम्मान किया। उनके लिए अच्छा अच्छा खाना चाय नाश्ता बनाया। उनके पोते भी उनके आसपास ही बैठकर उनके साथ बातें करते नहीं थक रहे थे। 2-3 दिनों तक शांति अपने ससुर का खूब ध्यान रखी। उनकी पसंद का खाना, उनके लिए एक अच्छा सा कमरा, साफ सुथरा बिस्तर, सब कुछ रख दिया। और वहीं पर धीरज भी अपने पिता की हाल को पूछता रहता। गोविंद लाल जी को लगा कि जैसे उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। इतना सुख उन्हें पहली बार मिला। वह अपने बैग में थोड़ा सा चॉकलेट और गांव से कुछ नाश्ता लेकर आए थे। गांव का चूड़ा और गुड़ वह निकाल कर देते हुए बोले, लो बहू, यह बच्चों को दे दो। गांव का चूड़ा बहुत ही गांव में फेमस होता है। यह मैं घर में रखा था। मैंने सोचा था कि जब धीरज आएगा तो मैं यहाँ शहर भेज दूंगा, लेकिन नहीं आया, इसीलिए लेकर आया हूँ। बहू ने वह रख दिया। बच्चे तो विदेश जाने के लिए बेचैन थे। कौन सा खाने वाले थे गांव का चूड़ा। जब 3-4 दिन गुजर गया तो शांति ने अपने ससुर को सब समझाना शुरू कर दिया। बाबूजी, यह चीजें यहाँ रखी है। देखो, यह टॉमी है। यह जो खाता है उसका सामान यहाँ है। आपको इसे कितने टाइम पर खाना देना है, इसे क्या करना है, इन पौधों पर कितना पानी देना है। बाबूजी, रसोई का सारा सामान क्या है क्या नहीं, चलो आप देख लो। यह सब सुनकर गोविंद लाल जी को आश्चर्य हो रहा था। पर बहू जिस तरह से प्यार से समझा रही थी तो उन्हें अच्छा भी लग रहा था। टामी को सुबह बाहर घुमाने ले जाना पड़ता है, शाम को भी ले जाना पड़ता है, ताकि वह घर में गंदगी भी ना करे। गोविंद लाल जी ने सोचा, कोई बात नहीं,
दोनों पोते के साथ टॉमी को भी ले जाकर घुमा दिया करूंगा। बहू घर के सारे काम इसलिए समझा रही ताकि मैं भी घर के कामों में अच्छे से मदद कर पाऊं। गोविंद लाल जी ने कहा, ठीक है बहू, तुमने यह काम तो बहुत ही अच्छा किया, जो मुझे शहर के सारे काम अच्छे से समझा दिए। अब देखना, बार बार तुमसे कुछ पूछना नहीं पड़ेगा और मैं सारे काम अच्छे से कर भी दिया करूंगा। तुम लोगों को मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी भी नहीं होगी। यह कहकर वह बिल्कुल अस्वस्थ हो गए थे कि अब मेरे सुख के दिन आ गए हैं। दूसरे दिन सुबह ही जब गोविंद लाल जी सोकर उठे तो हाल में 2-3 बैगों की पैकिंग पड़ी थी। यह देखकर वह चौंक गए। बहू, बेटा धीरज, यह बैग किसका है? तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? तभी धीरज आता हुआ बोला, हाँ पापा, हम लोग कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं। कंपनी के काम से हमें जाना पड़ रहा है। दोनों बच्चे भी जिद करने लगे, इसीलिए उन्हें भी साथ ले लिया। अब शांति का भी मन था, तो मैं सोचा कंपनी के काम के साथ साथ शांति को भी घुमा दूंगा। 1 हफ्ते की बात है। 1 हफ्ते तक आप घर में रहना, टॉमी को संभाल लेना। सारी चीजें सुरक्षित घर में रख दी गई है। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब गोविंद लाल जी को समझ में आया कि बहू घर के सारे कामों को क्यों समझा रही थी। फिर गोविंद लाल जी ने कहा, बेटा, जल्दी आने की कोशिश करना। इस नए शहर में यहाँ ना कोई मेरा दोस्त है, ना पहचान का कोई पड़ोसी। मेरा कैसे समय गुजरेगा? तुम लोग वहां से जितना जल्दी हो सके आने की कोशिश करना। हाँ पापा, हम लोग जल्दी ही आएंगे। धीरज ने यह कहकर पापा को समझा दिया और फिर शाम की फ्लाइट से दोनों विदेश चले गए। शाम का खाना रखा था, इसीलिए गोविंद लाल जी को करना नहीं पड़ा। वह टॉमी को भी खाना दिए। पहले तो टॉमी उनके हाथ से कुछ खा नहीं रहा था। वह उनको देखकर भूखते ही जा रहा था। लेकिन जब घर का कोई भी सदस्य नहीं दिखा, तो गोविंद लाल जी ने टॉमी के सिर पर हाथ फेरते हुए वहीं अपना खाना लेकर बैठे और टॉमी को भी दे दिए। टॉमी चुपचाप जमीन पर सर रखे उनकी तरफ देखता रहा। तो गोविंद लाल जी ने अपने हाथ से एक रोटी का टुकड़ा उठाया और टॉमी को अपने हाथ से खिला दिया और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर पुचकारने लगे। तो टॉमी भी अपने कटोरे का रखा हुआ खाना खाने लगा। अब धीरे धीरे गोविंद लाल जी टॉमी को संभालने लगे थे। उनके प्यार और सच्चे भावना को वह जल्दी ही समझ गया। सुबह टॉमी को लेकर गोविंद लाल जी पार्क में जाया करते थे। आकर खुद के लिए खाना बनाते, घर की साफ सफाई करते, टॉमी के लिए खाना बनाते और फिर शाम को उसे फिर से पार्क में टहलाने ले जाते। गोविंद लाल जी को तो गांव से भी ज्यादा काम पड़ गया था, लेकिन वह अब करते भी तो क्या, आ गए थे तो करना ही पड़ रहा था। एक दिन पार्क में टॉमी के साथ गोविंद लाल जी टहल रहे थे कि एक वृद्ध पुरुष ने उन्हें देखा और पूछ ही दिया, अरे, यह टॉमी तो धीरज भाई का है। आप कौन है? लगता है धीरज भाई ने टॉमी को संभालने के लिए कोई नया व्यक्ति रख लिया है। गोविंद लाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं भाई, मैं तो धीरज का पिता हूँ। धीरज कुछ दिनों के लिए अमेरिका गया है। वह मुझे घर पर टॉमी और घर का देखरेख करने के लिए छोड़कर गया है। यह सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा, कितने दिनों के लिए गया है? गोविंद लाल जी ने कहा, बोल कर गया था हफ्ता भर, लेकिन हफ्ता तो पूरा होने आया पर अभी वह लौटा नहीं। उसका कोई फोन भी नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, लगता नहीं है कि वह विदेश परिवार सहित गया है, तो हफ्ते भर में लौटकर आएगा। उन लोगों को आने में समय लगेगा। गोविंद लाल जी आज घर लौटे तो अपने बेटे धीरज को फोन लगाने लगे। धीरज का फोन तो बज रहा था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अब गोविंद लाल जी घर में बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे, इसीलिए वह अब घर से बाहर निकलने लगे। पड़ोस में कुछ बच्चे थे,
पहले तो गोविंद लाल जी की दोस्ती बच्चों के साथ हो गई। कुछ बच्चों ने आकर पूछा कि आप धीरज अंकल के घर पर रह रहे हो, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं रिंकू और पिंकू का दादाजी हूँ। बच्चों ने उनसे कहा कि हम लोग रिंकू और पिंकू के दोस्त हैं, दोनों नहीं दिख रहे हैं। तो गोविंद लाल जी ने बताया, वह सब विदेश घूमने गए हैं, तुम लोग मेरे साथ आकर बैठ सकते हो, मेरे भी दोस्त बन सकते हो। बच्चों को बहुत अच्छा लगा गोविंद लाल जी से बात करके, इसीलिए बच्चे जब भी समय पाते थे गोविंद लाल जी के घर पर आने लगे। गोविंद लाल जी बच्चों के साथ बैठते मस्ती करते, गांव से लाया हुआ चूड़ा और गुड़ उनको देते। बच्चों को बहुत अच्छा लगता खाने में और फिर उन्हें कहानियां सुनाते। ऐसे ही उनके पास कई बच्चे मोहल्ले के आने लगे। गोविंद लाल जी अब जब भी बाहर निकलते थे आस पड़ोस के लोगों से राम राम राधे राधे कहकर सामने से ही बात कर लिया करते थे। गोविंद लाल जी से उनके व्यवहार से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। एक दिन तो पड़ोस में एक पड़ोसी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उनके खांसने की जोर जोर से आवाज सुबह से आ रही थी। गोविंद लाल जी को लग रहा था कि आखिर यह कौन व्यक्ति है जो इतना खांसे जा रहा है। गोविंद लाल जी से रहा नहीं गया। वह अपने घर से निकलकर उनके घर पहुंच गए तो देखते हैं कि एक 70-75 वर्ष के वृद्ध पुरुष खाट पर पड़े हुए खांसे जा रहे थे। उनका शरीर बुखार से तप रहा था। वह बोले, घर पर कोई नहीं है क्या भैया? पड़ोसी ने कहा, कोई नहीं है, बेटा और बहू अपने मायके गए हुए हैं। बहू कहकर गई थी कि 2 दिन में मायके से वापिस आ जाऊंगी, लेकिन साथ में बेटे को भी ले गई और 10 दिन हो गया वह लोग लौट कर नहीं आए। गोविंद लाल जी ने कहा, आपकी तबीयत काफी खराब है, रुकिए मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। वह किचन में गए तो देखे किचन में काफी जूठे बर्तन पड़े थे। गोविंद लाल जी ने जरूरत का बर्तन धोया और उनके लिए एक कप चाय बनाई। फिर वह अपने घर से खाना लेकर गए जो अपने लिए बनाए थे, तो उनको खिलाया और फिर पूछा कि कोई दवाइयां है? तो उन्होंने बताया, दवा तो है लेकिन कुछ खाया नहीं, क्योंकि खाने को भी कुछ नहीं था। गोविंद लाल जी ने अपने घर से उनको खाना खिलाया और उन्हें दवाइयां दी। इस तरह से 2-3 दिन तक उनकी सेवा करते रहे। उनके पड़ोसी की तबीयत ठीक हो गई। वह उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहने लगे, आपने मेरी बड़ी मदद की, आपके जैसा इस शहर में कोई नहीं है। कौन ऐसा पड़ोसियों की मदद करता है? गोविंद लाल जी ने कहा, भाई मैं तो गांव का रहने वाला सीधा साधा व्यक्ति हूँ। हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैंने कोई नया काम नहीं किया। मैं भी अपने गांव में अकेला ही रहता हूँ। मेरे आस पड़ोस के लोग ही मेरी मदद किया करते हैं, इसीलिए मैंने भी आपकी मदद की। धीरे धीरे गोविंद लाल जी की पहचान मोहल्ले में कई लोगों से हो गई। एक दिन सुबह सुबह एक पड़ोसी के घर पुलिस आई हुई थी। गोविंद लाल जी सोचे कि यह क्या हो गया। वह भी गए तो पता चला कि पड़ोसी के घर में चोरी हो गई है। वह अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जेवर इकट्ठा करके रखे थे, वह सब कुछ गायब हो गया। पड़ोसी की रो रो के बुरी हालत थी। पुलिस अपना काम करके चली गई। आस पड़ोस के लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन उनके घर में दुखों का पहाड़ टूट गया, सन्नाटा छाया था। गोविंद लाल जी बड़े परेशान थे, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। दूसरे दिन सुबह जब उठे तो देखा कि उनके घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। गोविंद लाल जी सोचे, कल तो चोरी हो गई थी तो पुलिस आई थी और आज एम्बुलेंस, आखिर मामला क्या है? वह फिर से उनके घर गए तो पता चला कि उनके घर के जो बुजुर्ग हैं, बेटी के पिता, उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। गोविंद लाल जी उनके पास डायरेक्ट पहुंच गए और कहने लगे, यह सब क्या कर रहे हैं आप?
मर जाने से, दुनिया छोड़कर चले जाने से मुसीबत थोड़ी ना टल जाती है। कल आपके घर में चोरी हुई और आज आप ये कर रहे हैं। आपकी पत्नी और बेटी और बच्चों पर क्या गुजरेगी जब आपका भी साथ छूट जाएगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, देखिए, मेरे घर में जो भी था सब चोरी हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर और गहने जोड़े थे। मेरी बेटी की बारात आने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे बेटी का ब्याह करूंगा? और उसके ससुराल वालों को मना भी मैं कैसे कर दूं? इतने जल्दी मैं कहाँ से पैसे लाऊं? गोविंद लाल जी ने कहा, सब व्यवस्था हो जाएगा, आप चिंता मत करो। फिर उन्होंने घर आकर अपने पड़ोस में अपने एक मित्र को फोन लगाया कि मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। आप मुझे पैसे भेज दो, मैं गांव में आते ही दूसरे दिन आपके पैसे वापस कर दूंगा। गोविंद लाल जी का व्यवहार इतना अच्छा था कि उनके पड़ोसी मित्र ने गांव से 2 लाख रुपए भेज दिया। गोविंद लाल जी पैसे बैंक से निकाले और 2 लाख रुपए लेकर पड़ोसी के घर पहुंच गए और बोले, लो भैया, मैं तुम्हारी जितनी मदद हो सके करने आया हूँ, यह लो। वह बोल पड़े, यह क्या है गोविंद लाल जी? तो गोविंद लाल जी पैसा खोलते हुए बोले, यह 2 लाख रुपए है आपकी बेटी की शादी के लिए। इससे आप जेवर और बाकी की तैयारी कर लो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूँ? गोविंद लाल जी ने कहा, आपको लेना पड़ेगा। क्या यह आपकी ही बेटी है? मैं इसे अपनी बेटी समझकर दे रहा हूँ। देखो, बेटियों का ब्याह करना तो बड़े पुण्य की बात है और 5 दिन के बाद आपके घर में बारात आने वाली है। यदि एक बार रिश्ता टूट गया तो बड़े मुश्किल से रिश्ता होता है। गोविंद लाल जी की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर एक बेटी का पिता कितना मजबूर होता है, वही समझ सकता है। वह पैसे ले लिए गोविंद लाल जी के पैरों में गिर गए। यदि आज आप नहीं होते तो मेरी मदद नहीं होती, यह रिश्ता तो टूट ही गया था। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। पूरे मोहल्ले भर में गोविंद लाल जी के मदद की चर्चा फैल गई। अब पड़ोसी ने यह सोचा कि यह गांव से आए हुए व्यक्ति, और जब हमारे पड़ोस के ही लोग कितनी मदद की तो हमें भी करना चाहिए। उनकी देखा देखी में पड़ोसी भी उनकी मदद करने लगे। जैसे तैसे करके शादी की सारी तैयारी हो गई और फिर बड़े ही अच्छे धूमधाम से उन्होंने बेटी की शादी कर दिया और गोविंद लाल जी को लाखों दुआएं देते रहे। बेटी भी उनके पैर छूने आई तो गोविंद लाल जी ने कहा, नहीं बेटी, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती, बेटी तो लक्ष्मी होती है। शादी में गोविंद लाल जी ने बेटी को आशीर्वाद दिया। आज गोविंद लाल जी अपने घर पर पड़े हुए अपने गांव को याद कर रहे थे, अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। तभी उनके बेटे का फोन आया। उन्होंने फोन उठाकर जल्दी से पूछना शुरू कर दिया, हेलो बेटा धीरज, जब से तुम लोग गए हो तुम लोगों का कुछ पता ठिकाना नहीं। तुम लोगों ने एक बार फोन भी नहीं किया, पूरा महीना गुजर गया, कब आ रहे हो? तो धीरज ने कहा, पापा, हम लोग जल्दी ही आ रहे हैं। आप यह बताइए कि टॉमी कैसा है, घर में सब कुछ कैसा है? गोविंद लाल जी ने कहा, सब कुछ ठीक है, टॉमी भी खुश रहता है, पूरा दिन घर पे फुदकता रहता है, मेरे आसपास ही घूमता रहता है। पहले तो खाना नहीं खा रहा था, लेकिन अब मेरे साथ खा लेता है। ठीक है पापा, हम लोग दूसरे दिन ही आ रहे हैं। तभी शांति ने आवाज दिया, अरे सुनो तो, पापा घर की साफ सफाई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं? पत्नी की बात पर धीरज ने फोन कट करना ही भूल गया और उसे लगा कि फोन कट हो गया है। उसने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे घर की सारी साफ सफाई पापा अच्छे से कर रहे हैं। तभी शांति ने कहा, देखो, मेरी आइडिया तो देखो, मेरी दिमाग को देखो, कितने अच्छे तरीके से मैंने तुम्हारे पापा को घर में बुला लिया और फिर घर की देख रेख भी अच्छे से हो गई। टॉमी भी खुश है।
और तुम्हारा टामी को उधर रखने का भी पैसा बच गया और घर में नौकर लगाने का भी पैसा बच गया। दिमाग हो तो मेरे जैसे, धीरज ने कहा। मानना पड़ेगा कि तुम बड़ी शातिर दिमाग की हो। यह सब छोड़ो और एक काम करो, अपने पापा से क्यों नहीं कह देते कि वह फंड के सारे पैसे तुम्हें लाकर दे दें। आखिर पेंशन का इतना पैसा जो मिलता है तो तुम्हारे पापा का खर्च उसी से आसानी से चल जाता है। खुद के घर में रहते हैं, खेती किसानी से भी सब कुछ मिल जाता है, कौन सा उन्हें किराया देना पड़ता है। तो धीरज पत्नी की बात सुनकर कहा, तुम तो मेरे मन की बात कर ली। हम लोग अभी चलेंगे और घर जाते ही पापा से उनके फंड की बात करेंगे। उससे हम कुछ अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे शहर में। अभी तक फोन कटा नहीं था। यह सारी बातें गोविंद लाल जी सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने बेटे और बहू की सातिर भरी बातें सुनी तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उन्हें समझ में आ गया कि मुझे मेरे बेटे और बहू अपनेपन के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए बुलाए थे। उन्होंने फोन कट कर दिया और वहीं बैठ गए। सोचने लगे कि आखिर मेरा अपना बेटा, मेरा अपना खून मेरे साथ ऐसा किया। वह धीरज की बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें सोचने लगे कि धीरज कितना समझदार हुआ करता था, अपने मम्मी पापा का कितना ध्यान रखता था। जब उसकी माँ जिंदा थी तो अपने बेटे पर जान छिड़कती थी। हर माँ अपने बेटे को जान से भी ज्यादा चाहती है, लेकिन धीरज अपनी माँ का इकलौता बेटा, माँ अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने देती थी। आज वही बेटा अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेरे साथ चाल चला। गोविंद लाल जी को अब खाने की भी भूख नहीं थी। शाम को वह ऐसे ही पड़े रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे कि वह जिसे प्यार समझ रहे थे वह तो सिर्फ एक धोखा और मतलब था। अब उनका मन एक पल के लिए भी उस घर में नहीं लग रहा था। तभी वहीं पर उनके आसपास कू 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 करते हुए टामी पूंछ हिलाता हुआ आ गया। गोविंद लाल जी को याद आया कि इस बेजुबान को भूख लगी है, आखिर इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। वह उठे और उसे खाना लाकर दे दिए। वह जमीन पर पूंछ पटकता हुआ बैठ गया और इंतजार करने लगा कि गोविंद लाल जी भी खाना लाए। तब उन्हें याद आया, यह तो अकेला खाता ही नहीं है, इसके साथ मुझे भी बैठकर खाना होगा। गोविंद लाल जी को भूख तो नहीं थी, लेकिन उसके साथ उसके खा लेने के लिए दो निवाला मुंह में डाले। तब जाकर टामी ने खाना खाया। गोविंद लाल जी खाना खाकर ही उठे थे कि तभी उनकी बहू का फिर से फोन आ गया। हेलो बाबूजी, मैं आपकी बहू बोल रही हूँ। गोविंद लाल जी का मन तो नहीं था, पर वह दबी आवाज में बोले, हाँ बहू बोलो। उधर से शांति ने कहा, कल हम लोग सुबह ही पहुंच जाएंगे। हम लोगों के लिए खाना बना देना बाबूजी। और हाँ, जैसे ही मैं अपना घर छोड़कर आई थी वैसे ही मेरे घर की साफ सफाई भी कर देना। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। गोविंद लाल जी ने धीरे से हाँ कह दिया और फिर खुद ही फोन कट कर दिया। गोविंद लाल जी दूसरे दिन सुबह जल्दी उठे और घर के काम निपटाए, फिर बाजार सब्जी लेने चले गए। वह सब्जी खरीद ही रहे थे कि अचानक से उनकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जिसे वह देखकर खुद को रोक नहीं पाए। उनकी नजर उन्हें ही बार बार देखने लगी। उनका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। गोविंद लाल जी सब्जी छोड़ उनके पीछे चल दिए। आगे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनके ही गांव में रहने वाले यह तो रघुनाथ जी हैं। गोविंद लाल जी ने उन्हें तुरंत बुला लिया। अरे रघुनाथ भाई, यहाँ शहर में और यह क्या हालात बना लिया है। उनका कुर्ता मैला और गंदा, पूरे चेहरे में दाढ़ी। गोविंद लाल जी ने कहा, यह क्या हालात बना ली। तभी तो पहचान में नहीं आ रहे थे, लेकिन चाल ढंग और आंखों से मैं पहचान ही गया।
रघुनाथ जी अपने पड़ोसी को देखकर उनके गले लगकर रोने लगे। गोविंद लाल जी ने उन्हें चुप करवाया और पूछा, यही तुम्हारा बेटा रहता है ना भाई? अपने बेटे बहू के पास रहने आए थे, फिर इस हालात में कैसे? रघुनाथ जी ने बताना शुरू किया कि मैं अपने बेटे और बहू की बातों में आ गया था। उनके यहाँ रहने आया। जब मैं 1 महीने तक रहा तो मेरे बेटे और बहू ने गांव का जमीन और घर बेचवा दिया और फिर यहाँ का भी घर और जमीन बेचकर कहीं और रहने चले गए। मुझे ना गांव का छोड़े ना शहर का, अपने साथ मुझे नहीं नहीं ले गए। मैं यही मांगता फिरता हूँ, अपना पेट किसी तरह से चला रहा हूँ। गोविंद लाल जी ने कहा, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है रघुनाथ भाई, चलो मेरे साथ। गोविंद लाल जी ने सब्जियां खरीदी और अपने पड़ोसी दोस्त को लेकर अपने घर आ गए। उन्होंने कहा, यह मेरे बेटे और बहू का घर है। गोविंद लाल जी के घर में रघुनाथ जी नहाए धोए और फिर गोविंद लाल जी के कपड़े पहने। गोविंद लाल जी ने उनके लिए नाश्ता बनाकर दिया और फिर जल्दी ही खाना बनाकर भी दिया। रघुनाथ जी खाना खा ही रहे थे, तभी उनके घर की डोरबेल बजी। गोविंद लाल जी दरवाजा खोले तो सामने बेटा बहू और दोनों पोते खड़े थे। सब लोग अंदर आए, तभी शांति की नजर उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। उसने पूछा, बाबूजी यह कौन है? गोविंद लाल जी ने सारी बातें बता दी। शांति गुस्से से चिल्ला पड़ी, अच्छा, तो यह सब कुछ चल रहा है मेरे घर पर? कब से मेरे घर पर यह समाज सेवा का काम चालू कर दिए बाबूजी? अरे, यह मेरा घर है, कोई वृद्धा आश्रम नहीं कि आप जिसे चाहो उसे उठाकर ले आओ। यह सुनकर तो रघुनाथ जी के मुंह में निवाला जाने से रह गया। वह किसी तरह से खाकर उठे और बड़ा शर्मिंदा हुए। गोविंद लाल जी ने कहा, बहू, आज तुमने ठीक ही कह दिया कि यह तुम्हारा घर है। मैं तो इसे अपना घर समझकर अपने पड़ोसी को लेकर आया था। तो धीरज ने भी कहा, बाबूजी, यह शहर है, यहाँ हम ऐसे किसी को बुलाकर लाएंगे तो यहाँ ना जाने कितने लोग रातों दिन भीख मांगते हुए पड़े रहते हैं। गोविंद लाल जी ने कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, मेरी वजह से तुझे कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। मैं अपने मित्र रघुनाथ जी को लेकर अपने गांव चला जाऊंगा। तू अपना घर चेक कर ले। बहू, देख, तू जैसा साफ सुथरा घर छोड़कर गई थी वैसा ही तेरा घर है। मैंने तेरे घर को कहीं से भी खराब नहीं किया, तेरे टामी को भी संभाल कर रखा था। आखिर तुम दोनों ने मुझे टामी और घर संभालने के लिए ही तो बुलाया था, एक नौकर की तरह। तो इस नौकर से जो भी गलती हो गई होगी, तुम दोनों मुझे माफ कर देना। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मालिक के घर में कोई खराबी ना आए। यह सुनकर तो धीरज और शांति एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर कहने लगे, बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। यदि तुम्हें मुझसे कुछ जरूरत ही थी तो तुम मुझसे सच भी बोल सकते थे कि पापा, मेरे घर को संभालना है, तुम आ जाओ। मुझे धोखा देकर बुलाने की क्या जरूरत थी? आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते थे? लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी जाते जाते एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मेरे फंड के पैसों की यदि जरूरत हो तो तुम मुझसे बेझिझक मांग लेना। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा ही तो सब कुछ है। अब उसके लिए कोई नई चाल मत करना, क्योंकि जो भी मेरा है सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें कोई नई चाल चलने की जरूरत नहीं है। यह कहकर गोविंद लाल जी अपना सामान उठाए और रघुनाथ जी को बोले कि चलो भैया, हम लोग गांव चलते हैं। अब इस नौकर की जरूरत यहाँ नहीं है, अब घर के मालिक आ गए हैं। इतना सुनकर तो शांति और धीरज दोनों बड़े शर्मिंदा हुए। वह माफी मांगते हुए कहने लगे, पापा जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जो मैंने गलती से आप लोगों को कुछ नहीं बताया। आपको तो मैं यहाँ इसी काम के लिए बुलाया था कि आप घर का ध्यान रखेंगे। मुझे लगा बता दिया तो आप नहीं आएंगे। गोविंद लाल जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कैसे भी तुमने तो बुला ही लिया
और मैं अपना समझकर आ गया था। अब दोनों पोते भी दादाजी दादाजी कहकर पास में आ गए और कहने लगे, दादाजी, आप हम लोगों को छोड़कर गांव मत जाओ, हमारे साथ ही रहो। गोविंद लाल जी ने कहा, बेटा, तुम लोग अपने घर में खुश रहो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जब कभी तुम्हारा मन करे अपने मम्मी पापा के साथ मिलने आ जाना, वह भी तो तुम्हारा ही घर है। यह कहकर वह अपना बैग उठाए और घर के बाहर निकल पड़े। गांव के लोग जो उन्हें जाता हुआ देखकर एक एक करके इकट्ठा होते गए। सब लोग उन्हें धन्यवाद और उनकी तारीफ करते रहे। वहीं वह पड़ोसी जिनकी उन्होंने 2 लाख रुपए की मदद की थी, वह भी आकर उनके पैर छूकर कहने लगे, गोविंद लाल जी, यदि आज आप नहीं होते तो मेरी बेटी घर पर बैठी होती। आपने तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल दूर किया है। यह एहसान मैं आपका कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह दोनों हाथ जोड़कर उनके पैर छू लिए। गोविंद लाल जी ने कहा, आप इस तरह से मत करिए। यह मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैंने वही किया जो एक पड़ोसी को करना चाहिए। गोविंद लाल जी अब ऑटो रिक्शा में बैठ गए थे। सब लोग बहुत मना करते रहे। मोहल्ले के बच्चे दादाजी दादाजी कहकर उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे। सभी बच्चों की आंखें नम थी। जब गोविंद लाल जी ने कहा, चलो भाई, तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी धोती पकड़कर पीछे से उन्हें खींच रहा है। गोविंद लाल जी ने पीछे देखा तो टॉमी उनकी धोती पकड़कर ऑटो के नीचे खड़ा था। गोविंद लाल जी टॉमी से अपनी धोती छुड़ा लिए और फिर तभी टॉमी कूदकर ऑटो में आकर पीछे बैठ गया। गोविंद लाल जी ने उसे समझाया कि तू जा बेटा, अब तेरे मालिक आ गए हैं, तू अपने घर जा। मेरा यहाँ शहर का काम खत्म हो गया। मैं सीधा साधा व्यक्ति अपने गांव में ही ठीक हूँ। लेकिन टॉमी ऑटो से नहीं उतरा। गोविंद लाल जी ने कहा, चलो ऑटो वाले भैया। अब टॉमी गोविंद लाल जी के साथ गांव आ गया। गांव में गोविंद लाल जी, रघुनाथ जी और टॉमी तीनों बड़े अच्छे से रहने लगे। गोविंद लाल जी टॉमी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते। एक बेजुबान जानवर निस्वार्थ प्रेम भाव को अच्छी तरह से समझ गया था और वह गोविंद लाल जी से इतना प्यार कर बैठा कि उन्हें नहीं छोड़ा। अपने पुराने मालिकिन और मालिक को छोड़ दिया, लेकिन वह गोविंद लाल जी के साथ आकर खुश रहने लगा था। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए ऐसे ही मिलते एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।